Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNO. Subject is Cognitive Psychology, Learning and Memory. Unit 1, Block 1 and last topic जो मैंने करवाया था वो था Research Methods in Cognitive Psychology. अभी आई बिगिन विद डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी और उससे पहले थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके बाद का कंक्लूजन यू कैन से। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और वाइड करने के लिए, किसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कॉग्निशन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और वाइड करने के लिए रिसर्च करते हैं कॉग्निटिव साइंस में। और कॉग्निटिव साइंस क्या होती है? कॉग्निटिव साइंस क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड है जो यूज़ करती है आइडियाज़ और मेथड्स को कॉग्निटिव साइकोलॉजी से, साइकोबायोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फ़िलॉसफी से, लिंग्विस्टिक्स से और एंथ्रोपोलॉजी से। यानी कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं इन्हीं आइडियाज़ और मेथड्स को कि वो फोकस कर सकें अपने स्टडीज़ पर, जिसमें वो ये देखते हैं कि कैसे ह्यूमंस एक्वायर करते हैं और यूज़ करते हैं नॉलेज को। बेसिकली कैसे इंसान कोई ज्ञान ले रहा है और कैसे वो आगे उसका इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज़ देखने के लिए इन्हीं मेथड्स को और इन्हीं आइडियाज़ को कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। और जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, वो कोलैबोरेशंस में, यानी कि उनके साथ और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल साइकोलॉजिस्ट है, इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट है। सोशल साइकोलॉजिस्ट फील्ड ऑफ सोशल कॉग्निशन पढ़ेगा और वो स्टडी क्या करता है? मोटिवेशन और इमोशन ह्यूमन का, ऑफ कोर्स, ठीक है, ह्यूमन का ही पड़ेगा ना मोटिवेशन और इमोशन। तो कि कोई ह्यूमन कैसे मोटिवेट होता है काम करने के लिए, या उसके इमोशंस कैसे वो रेगुलेट कर रहा है, या उसके इमोशन और मोटिवेशन का कुछ फ़र्क आ रहा है उसके काम में, कॉग्निशन में, अंडरस्टैंडिंग में, वो सब। इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करता है ह्यूमन और मशीन्स का इंटरेक्शंस कैसे हो रहा है, वो चीज़ ये समझ जाना। M+E इज़ मोटिवेशन एंड इमोशन, H+M इज़ ह्यूमन एंड मशीन एंड इंटरेक्शंस, तो मैंने लिख ही दिया है। अब आ जाते हैं न्यू टॉपिक पे जो कि आज का टॉपिक है मेन, ठीक है। तो साफ दिख ही रहा होगा और रंगीन तो हो ही रखा है बोर्ड, तो उसमें तो कुछ दो राहें नहीं है। शुरू करते हैं डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब इसमें भी डोमेन्स हैं तो बहुत सारे डोमेन्स होंगे, एक या दो तो नहीं है। 12 प्रिंसिपल एरियाज़ ऑफ रिसर्च के बारे में विल स्टडी। इस वीडियो में तो दो ही हैं मेन, दो मेन नहीं, दो पहले जो मैं समझा रही हूँ। तो जो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो फ्रीली जो है अपनी थ्योरीज़ और टेक्निक्स को लेती है कहाँ से? 12 प्रिंसिपल एरियाज़ ऑफ रिसर्च होते हैं वहाँ से। अब वो 12 प्रिंसिपल एरियाज़ ऑफ रिसर्च क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और वही एरियाज़ ऑफ रिसर्च जो है ना 12, वो है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी है, जब मैं सारे मतलब फ्लो चार्ट टाइप समझने के लिए कि ऐसे करके कॉग्निटिव साइकोलॉजी और उसके आसपास रिवॉल्व कर रही हैं ये सारी चीज़ें जो सब मिलके काम करते हैं बेसिकली। तो अभी विल बिगिन विद पहला डोमेन कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है, जो कि तो विद इन पास्ट फ्यू ईयर्स कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बनाया है, डेवलप किया है। और हाँ, बैकग्राउंड वॉइस में बहुत तेज़ बारिश है, उसको अवॉइड करने की क्या बोलते हैं उसे, कोशिश करें कृपया करके। तो हाँ, विद इन पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ टाइम में ही या कुछ सालों में कह सकते हैं, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं और जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है और बनाया है क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप। यानी कि अब वो साथ में काम कर रहे हैं, कौन? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट, ठीक है। और जो इनका यूनियन हुआ है ना, यूनियन मतलब जो इनका साथ में काम करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है या क्या आउटपुट आया है बेसिकली इनका मिल के काम करने से, वो अब हम देखेंगे। दिस यूनियन प्रोड्यूस्ड वॉट, मतलब इनका यूनियन इज़ लाइक इनका मिलाव, इनका मिलना या इनका साथ में काम करना, हम ऐसे बोल सकते हैं। उससे क्या प्रोड्यूस हुआ है?
जो कुछ मोस्ट प्रोवोकेटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं इन स्टडी ऑफ आवर मेंटल कैरेक्टर, ठीक है। देयर आर लाइक सम ऑफ द मोस्ट प्रोवोकेटिव डेवलपमेंट्स, मतलब जानी मानी और नोटिसेबल टाइप डेवलपमेंट्स हुई हैं इन स्टडी ऑफ आवर मेंटल कैरेक्टर। और जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर सीकिंग व्हाट, दे आर सीकिंग न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अपने फाइंडिंग्स का। यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट अब क्या चाह रहे हैं, वो अपने जो उन्होंने फाइंडिंग्स करे हैं, जो भी रिसर्च करे हैं, उनके लिए न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी देना चाह रहे हैं। और न्यूरो साइंटिस्ट इसका ऑपोजिट करेंगे। न्यूरो साइंटिस्ट वांट व्हाट, दे वांट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस जो कि उनके लेबोरेटरीज में हुई हैं, क्योंकि अब वो अपना अपना काम बांट के कर रहे हैं ना, इस वजह से। एंड एवरी पार्ट जो है, मतलब जो हर पार्ट होगा कॉग्निटिव प्रोसेस का, सेंसेशन से लेके मेमोरी तक, वो सपोर्ट किया गया है किस चीज़ के द्वारा, बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा, जो कि हमारे ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर जो होते रहते हैं बेसिकली ब्रेन और नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, वो सारे। जैसे हमें पता ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट से एक्सॉन में जाती है, उसके बाद नहीं सॉरी डेंड्राइट से सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, वो सब हमने पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और कैसे सेंसेशन से मेमोरी तक चीज़ें हमारी जाती हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार वापस से बता देती हूँ, जिससे कि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। और वैसे ये बहुत आसान है, डोमेन्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, और सारे वर्ड्स भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना, इसको बस समझने की और मेन कीवर्ड याद करने वाली चीज़ है। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाया जाए कृपया करके। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस पहला डोमेन हो गया कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, ठीक है। इसके अलावा और 11 प्रिंसिपल एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जिनके बारे में वी विल स्टडी। पहले की बात कर लेते हैं। तो कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स में क्या हुआ, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप किया। और क्योंकि वो साथ में काम करने लगे तो इसकी वजह से कुछ मोस्ट प्रोवोकेटिव डेवलपमेंट्स हुए इन द स्टडी ऑफ मेंटल कैरेक्टर, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट सीख कर रहे हैं क्या, कि वो अपने फाइंडिंग्स का न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दे पाएँ। क्यों? क्योंकि वो न्यूरो साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। और न्यूरो साइंटिस्ट क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के साथ। तो न्यूरो साइंटिस्ट आर टर्निंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कि वो एक्सप्लेन करें उनकी ऑब्जर्वेशंस को, जो कि उन्हीं की लेबोरेटरीज़ में हुए हैं। क्योंकि वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए वो काम बांट रहे हैं एक दूसरे से, हम ऐसे करके भी समझ सकते हैं। और जो हर एक पार्ट होगा कॉग्निटिव प्रोसेस का, कहाँ से कहाँ तक, सेंसेशन से मेमोरी तक, वो सपोर्टेड किया गया है किसके द्वारा, बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा, जो कि हमारे दिमाग में और नर्वस सिस्टम में हो रहे हैं, ठीक है। इससे आसान भाषा में भी समझाने का मैं प्रयास कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। अभी हम बात कर लेते हैं परसेप्शन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है परसेप्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा लिख दिया है मैंने, तो उसके साथ भी कोऑपरेट करने का कष्ट उठाया जाए कृपया करके। परसेप्शन बेसिकली होता क्या है, जब वी आर एबल टू डिटेक्ट एंड इंटरप्रेट, बाहर से इन्वायरमेंट से आया हुआ कोई भी सेंसरी स्टिमुल आए ना, उसका मतलब बेसिकली परसेप्शन है। और जो ये वाला एरिया ऑफ रिसर्च है, इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद व्हाट, D+I of SS, detection and interpretation of sensory stimuli. This is what the meaning of perception is. जब मैं डिटेक्ट कर पा रही हूँ, पहचान पा रही हूँ, इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, बाहर से इन्वायरमेंट से आया हुआ कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई मेरे पास, देन आई एम परसीविंग दैट स्टिमुलाई, वही चीज़ हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं परसेप्शन में, उनसे हमने क्या गेन किया है, लाइक वी हैव वॉट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, की ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी क्या है, उसका एक्सटेंट लिमिट क्या है, वो सब हमने गेन किया है। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू सेंसरी सिग्नल्स, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके प्रति हमारी एज अ ऑर्गेनिज्म क्या सेंसिटिविटी है, वो हमें पता लगी, उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग मिली। एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वे, तरीका कि हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं सेंसरी सिग्नल को, हमें वो पता लगा। और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है परसेप्शन की, उसने मदद की आइडेंटिफाई करने में
काफ़ी सारे पार्ट्स जो होते हैं इस प्रोसेस में उसको। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं या फिर हाउएवर, मतलब इसको हम एज अ कंक्लूजन समझ सकते हैं। इस रिसर्च के जो लास्ट में लिखा हुआ है वो मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो स्टडी ऑफ परसेप्शन है वो अकेले काम नहीं कर रही है, उसके साथ भी और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई को समझने के लिए सिर्फ परसेप्शन का ही प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, साथ में पैटर्न रिकॉग्निशन भी है, अटेंशन भी है, कॉन्शियसनेस भी है, मेमोरी भी है। अगर मैं अटेंशन पे ही ना करूँ सेंसरी स्टिमुलाई में, सेंसरी स्टिमुलाई के प्रति, या मैं इतना ध्यान ही ना दूँ बाहर से आए हुए स्टिमुलस पर, तो मैं उसको ढंग से कैसे समझ पाऊँगी? वहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस हैं। या अगर मैं उसको परसीव कर लूँ, अटेंशन भी पे कर लूँ, बट मैं उस टाइम इतनी कॉन्शियस या अलर्ट ही नहीं हूँ जब वो स्टिमुलाई मेरे पास आ रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। या फिर मैंने अटेंशन भी दे दिया, कॉन्शियसनेस भी पूरी थी एंड परसीव भी कर लिया स्टिमुलाई को, लेकिन मेरी मेमोरी तक वो जा ही नहीं पाया, मैं उसको याद ही नहीं रख पाई, रिमेंबर ही नहीं हो पाया, वो मेरी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच के सेव ही नहीं हो पाया। तो जब ज़रूरत पड़ेगी वापस सेम स्टिमुलाई आएगा, मैं भूल जाऊंगी, ठीक है, मेरे लिए वो वापस नया स्टिमुलाई और वापस अलग स्टिमुलाई बन जाएगा। पैटर्न रिकॉग्निशन, जब मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई किसी भी पैटर्न को समझने के लिए, जैसे सिमेट्री एसिमेट्री होती है किसी फिगर में, किसी शेप में समझने के लिए कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है नहीं, उस चीज़ को मैं समझ ही नहीं पाई क्योंकि मैंने अटेंशन ही पे नहीं करा। तो परसेप्शन ऐसा प्रोसेस है जो खुद भी अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि जो स्टडी ऑफ परसेप्शन है, दैट अलोन डज नॉट एडिकेटली अकाउंट फॉर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टिमुलाई को अटेंड करने के बाद क्या आएगी ना, परसेप्शन की खुद की स्टडी भी अलोन इसको वो नहीं करती है, यू कैन से जस्टिफाई और एडुकेटली। अकेले परसेप्शन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मेरी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या आएगी। अदर कॉग्निटिव सिस्टम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग पैटर्न रिकॉग्निशन, अटेंशन, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। एंड जो हम 3, 4, 5, 6 जो ये पढ़ेंगे एरियाज ऑफ रिसर्च, इसके बाद और वी कैन से अदर डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में वी विल स्टडी। पैटर्न रिकॉग्निशन एक अलग डोमेन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, अटेंशन एक अलग डोमेन है, कॉन्शियसनेस एक अलग डोमेन है एंड मेमोरी एक अलग डोमेन है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टच अपॉन दैट पार्ट जो कि ये सारे डोमेन्स है। बाकी मैं परसेप्शन को एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। परसेप्शन का मतलब होता है डिटेक्शन और इंटरप्रिटेशन सेंसरी स्टिमुलाई का, और ये परसेप्शन वाला जो डोमेन है डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसी चीज़ के साथ। एंड दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ परसेप्शन इज़। एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं परसेप्शन में, उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन हुई है इस बारे में कि कैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स सेंसरी सिग्नल्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कि कौन सा वो वे, तरीका या मेथड है, मतलब जिस मेथड को यूज़ करके थ्रू विच वी इंटरप्रेट सेंसरी सिग्नल्स एंड सेंसरी स्टिमुलाई। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है परसेप्शन की, वो मदद करती है हमें आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में मैनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस। बट कंक्लूजन इज़ व्हाट, स्टडी ऑफ परसेप्शन alone does not adequately account for expected performance। यानी कि सब स्टिमुलस को अटेंड करने के बाद मेरी जो भी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट करूँगी, या मेरे हिसाब से मैंने ये स्टिमुलाई अटेंड करे उसके बाद मेरी ये परफॉर्मेंस आनी चाहिए, उसके लिए अकेले परसेप्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अकेले परसेप्शन की ही मदद से मैंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं लाई है। अदर कॉग्निटिव सिस्टम आर ऑल्सो इन्वॉल्व, पैटर्न रिकॉग्निशन, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी। एंड इन्हीं जो अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, इनके बारे में विल स्टडी लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दे आर ऑल्सो व्हाट डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में अपने भाव व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाया जाए। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।